ठोस अवस्था। क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें जो है 30% जो आपका सिलेबस कटा हुआ है कोरोना महामारी के वजह से। तो पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसमें से भी कुछ हेडिंग हैं जो कटी हैं, काटा गया है उनको, तो उसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। और इस चैप्टर में आज मैं बेसिक आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को समझने से पहले हम द्रव्य या पदार्थ को समझेंगे। भाई द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, क्योंकि जो भी पदार्थ होते हैं, यानी कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में जो है होता है, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इनके बारे में समझेंगे। और इसके पहले जो है हम थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में, कि रसायन विज्ञान क्या होता है, इसके जनक कौन है, और इसकी शाखाओं के बारे में कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो इसकी परिभाषा हम समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है या रसायन विज्ञान क्या होता है। तो स्टडी ऑफ मैटर, मैटर मतलब द्रव्य या आप पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब द्रव्य में हम क्या क्या चीजें इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला है कंपोजिशन यानी संघटन, रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं, और यूटिलाइजेशन उपयोग। तो आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन, अभिक्रियाएं तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद समझते हैं कि रसायन विज्ञान के फादर कौन है, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान का जनक लेवासिए हैं। तो रसायन विज्ञान के फादर या रसायन विज्ञान के जनक जो है, इनको माना गया है लेवासिए को माना गया है रसायन विज्ञान के जनक, ठीक। देखिए एक चीज यहाँ पर जो केमिस्ट्री शब्द है, इसको सबसे पहले जो है कीमिया के नाम से जानते थे, कीमिया, ठीक है। केमिस्ट्री को पहले जो है कीमिया के नाम से जानते थे। सबसे पहले केमिस्ट्री का जो नाम था वो क्या था, कीमिया था। बाद में इसको जो है केमिस्ट्री कर दिया गया, ठीक। और कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी से। कीमिया का क्या मतलब होता है, काली मिट्टी से होता है, जो कि मिस्र के लोग जो है इसको कहते थे, जो कि लेवासिए भी जो है मिस्र के ही रहने वाले थे। तो ये केमिस्ट्री के फादर हो गए आपके। अब देखते हैं हम जो है केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में, रसायन विज्ञान की शाखा, रसायन विज्ञान की
रसायन विज्ञान की शाखा के बारे में अगर बात करें हम तो ठीक है, तो रसायन विज्ञान की मुख्यतः जो है 3 शाखाएं होती हैं। 3 मुख्यतः जो है 3 शाखाएं इसकी होती हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम भौतिक रसायन कहते हैं, भौतिक रसायन। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन। तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जो है कार्बनिक रसायन कहते हैं हिंदी में, कार्बनिक रसायन। ठीक, रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। ठीक, तो इन तीनों के बारे में आप समझते हैं। इन तीनों के बारे में जो है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, एक भौतिक रसायन किसे कहते हैं या क्या होता है, तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन। ठीक, यानी भौतिक रसायन की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन के अंतर्गत, और यही आपका जो है भौतिक रसायन कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का अध्ययन करना, तत्वों का अध्ययन करना। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में क्या करते हैं, हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो तत्वों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, अब कार्बनिक रसायन की अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना, कार्बन के यौगिकों का
अध्ययन करना। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसमें जो है श्रृंखला का गुण होता है। कार्बन में क्या होता है, श्रृंखला का गुण होता है, यानी कि कार्बन जो होता है वो क्या करता है, एक चेन के रूप में श्रृंखला बनाता चला जाता है। ठीक है, और एक कंपाउंड बना लेता है। क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन के यौगिकों का, कंपाउंड मतलब यौगिक, तो उसी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाँ एक चीज और, यहाँ कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो है कि कार्बन का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कार्बन क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, तो तत्व का अध्ययन किसमें किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन में किया जाता है, और कार्बन से ही जो यौगिक बनते हैं, कार्बन से ही क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या होता है, यानी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, तो कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, और केमिकल रिएक्शन, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनका जो सिद्धांत होता है वो उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी कि भौतिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये रसायन विज्ञान की शाखा हो गई। अब इसके बाद हम समझते हैं जो है मैटर को। मैटर, ठीक, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो है मैटर पर ही बेस्ड है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो मैटर को समझते हैं, तो इसमें जो है हम समझते हैं सबसे पहले तो इसके अर्थ के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर इसका जो है हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, तो मैटर का अर्थ क्या है, यानी हर वो चीज जो स्थान घेरती है, हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व का गुण होता है, तथा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, मैटर है। वो सारी चीजें क्या हैं, मैटर है, यानी कि द्रव्य है। ठीक, तो हर वह चीज जो स्थान घेरती है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, वो क्या करेगी, स्थान घेरेगी। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता हो। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, सभी का द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व का गुण है, यानी अब देखिए इसको जड़त्व का गुण क्या होता है, हर वह चीज जो है, यानी कि या कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, यानी कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है यानी गति में है तो वह गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक कि उस पर न लगाया जाए बाह्य बल, तो उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का गुण कहते हैं, उसी को जड़त्व कहा जाता है। ठीक, तथा जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं, यानी कि मैटर कहलाती हैं। ठीक, वो सारी चीजें जो है द्रव्य होती हैं। ठीक, वर्गीकरण की बात करें तो द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सॉलिड, पहला गया है सॉलिड, जिसको हम ठोस कहते हैं।
दूसरा है लिक्विड द्रव और लास्ट है गैस। तो द्रव्य को जो है वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, ठीक है। द्रव्य को जो है 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, गैस है, ठीक। तो जिसमें से हमको क्लास 12th में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और लिक्विड और गैस को जो है, जो लिक्विड और गैस का जो पार्ट है वो 11th का पार्ट है, ठीक है, क्लास 11 का पार्ट है, ठीक। और बाकी जो सॉलिड है वो 12th में हमको पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। तो देखिए इसमें सॉलिड को हम समझने से पहले, यानी ठोस अवस्था को समझने से पहले हम थोड़ा द्रव और गैस को भी समझते हैं। तो इन तीनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ताकि जो है हम जब ठोस अवस्था पढ़ें जो है तो हमको जो है आसानी से समझ में आए जो है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पहले हम डिफरेंस समझते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। देखिए नॉन लिविंग के अंतर्गत जो है, अगर हम बात करें दो चीजें, दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं, या तो कोई चीज लिविंग है या तो क्या है, नॉन लिविंग है। दुनिया में 2 ही प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई चीज लिविंग है या तो क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, या तो कोई चीज क्या है, सजीव है, ठीक है। तो नॉन लिविंग का अध्ययन जो है हम किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो लिविंग है इसका अध्ययन हम जो है बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये जीव विज्ञान वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बाकी हम समझते हैं लिविंग, नॉन लिविंग के बारे में। कोई भी नॉन लिविंग जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, एटम यानी कि परमाणु। कोई भी नॉन लिविंग जो होता है वो एटम से यानी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये परमाणुओं का जो समूह होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणुओं का जो समूह बनता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। और मॉलिक्यूल का जो समूह होता है, मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, अणु, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो समूह बनता है वो क्या बनाते हैं, मैटर, मैटर यानी द्रव्य बनाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि निर्जीव चीजें जो होती हैं, नॉन लिविंग जो होती हैं, वो एटम से मिलकर बनी होती हैं, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणुओं के काफ़ी ढेर सारे समूह जो है, ठीक है, आकर जब मिल जाते हैं, परमाणुओं के समूह जब मिलते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं यानी कि अणु कहते हैं। और अणुओं का जो समूह बनता है वो मैटर यानी द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य जो है पूरी तरीके से किस पर निर्भर करता है, मॉलिक्यूल के ऊपर, कि मैटर यानी कि कोई भी मैटर यानी द्रव्य जो है वो किस पर निर्भर करता है, मॉलिक्यूल यानी अणु पर निर्भर करता है। उसका जिस प्रकार से मॉलिक्यूल होंगे उसी प्रकार से वो मैटर होगा। वही आपका जो है कि मैटर सॉलिड होगा कि द्रव होगा कि गैस में होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मॉलिक्यूल पर करेगा यानी कि अणु पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका जो है अवस्था किस प्रकार से होगी, यानी सॉलिड अवस्था होगी कि लिक्विड अवस्था होगी कि गैस अवस्था होगी, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल यानी अणु के ऊपर, ठीक है। देखिए जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 बल हमेशा कार्य करते हैं। जो मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 ही बल जो है कार्य करते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अंतरा आणविक
आकर्षण बल, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को पास लाते हैं। ये क्या करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, पास लाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ये पास अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि खींचते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्शन, यानी कि क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल को जो है क्या करते हैं, खींचते हैं, यानी पास पास लाते हैं। दूसरा जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल, ये मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। मॉलिक्यूल को जो है, मॉलिक्यूल को यानी अणु को दूर करते हैं। ठीक है, यानी दूर मतलब उसको आप कह सकते हैं ढकेलने का काम करते हैं, खींचते नहीं, रिपल्सन है, प्रतिकर्षण का काम करते हैं, यानी उसको दूर करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। अब हम समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। सॉलिड थोड़ा चित्र से हम समझते हैं, ये अणु है। देखिए, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं अणु जो होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम समझते हैं इसका। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल, पहला अगर बात करें अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, तो किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास हैं, क्या करें, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा होगा, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल की अगर बात करें तो सॉलिड में क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉलिड में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा, इसमें बहुत कम होगा, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल की बात करें। दूसरा पॉइंट, अंतरा आणविक दूरी की अगर बात करें, अंतरा आणविक दूरी की बात करें तो अंतराणविक दूरी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या है, बहुत पास पास है, तो इसका अंतराणविक दूरी क्या है, बहुत कम है। अंतराणविक दूरी क्या है, बहुत कम है, और इसमें क्या है, ज्यादा है, और इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अंतराणविक जो दूरी है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आकार की बात करें हम, आकार या आकृति की बात करें तो ठोस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आकार जो है सॉलिड का कैसा होता है, निश्चित होता है। सॉलिड का कैसा होता है, आकार निश्चित होता है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, इसका भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आकार की बात करते हैं तो सॉलिड का जो आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है, मतलब
लिक्विड को जो है, द्रव को जो है जिस बर्तन में हम ढालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। तो इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। और गैस है, गैस को जो है जिसकी गिलास में हम रखते हैं या जिसकी बर्तन में हम रखते हैं, ठीक है, वो पूरा उसी का आकार ले लेता है। तो इसका भी जो है आकार जो है निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है, ठीक। चौथा पॉइंट बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व तो सॉलिड का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, और इसका बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये हो गया घनत्व के बारे में। पांचवा पॉइंट अगर बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक के बारे में, यानी कि गलनांक व क्वथनांक, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक जो है सॉलिड के ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास है। तो इसको जो है गर्म करेंगे तो इसको पिघलने में क्या होगा, बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे, और इसके क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, बहुत ही इसके कम होंगे। ये गलनांक और क्वथनांक के बारे में हो गया। वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें तो एक चीज़ अभी सुन रहा है जो कि हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट में क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, वो आप देख लीजिए एक बार। सॉलिड स्टेट में कौन सी हेडिंग है जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। विद्युतीय तथा चुंबकीय धातुओं का बैंड सिद्धांत चालक अर्धचालक चालक तथा एन और पी प्रकार के अर्धचालक, बच्चों ये आपको जो है सॉलिड स्टेट में अभी नहीं पढ़ना है, ये काटा गया है। विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक तथा एन और पी प्रकार का अर्धचालक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।